हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है सभी की तैयारी? बहुत सारे टेंशन अभी से तो होने नहीं लगे हैं कि मतलब चिल हो। कैसे हो बता दो, हमें भी पता चल जाए थोड़ा। तो देखो, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी। क्या क्या बातें पढ़ी थी? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बेसिकली पढ़ा था। रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, और चल क्या रहा है हमारा? जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। क्या पढ़ने के लिए चल रहा है? सीयूईटी पीजी 2025 के प्रिपरेशन के लिए चल रहा है। ये सब तो पता ही होगा ना, फिर से बता देते हैं। तो आगे का जो बात है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं अर्थ मूवमेंट के बारे में। अब देखो, अर्थ मूवमेंट जब मैं कह रहा हूं तो एक्चुअली अर्थ मूवमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थ मूवमेंट की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तब थोड़े अर्थ के मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, उसकी बात करेंगे। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो, हमने जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट पढ़ा था और ये पृथ्वी का सतह पढ़ा था, जो लिथोस्फेयर पढ़ा है, इस लिथोस्फेयर का जो परत है, ऊपर वाला जो क्रिस्टल परत है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो मूवमेंट हो रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली मैं क्या कहूं, इस अर्थ के मूवमेंट के साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्थलाकृतियों का जो निर्माण है, जो लैंड फॉर्म्स का निर्माण है, वो कैसे हो रहा है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की तुम लोग बात कर रहे हो वो पहले जैसी थी वैसी तो नहीं है। हर पल बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है ना, ऐसा बात है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लैंड फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, क्रिस्टल लेयर है, उसमें जो डिफॉर्मिटी या फॉर्मेशन हो रही है और कुछ कुछ हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले तो बैठ जाओ। ठीक है, ये फोन लेके अच्छे से स्टैंड पे रख के सामने एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। ये नहीं कि ऐसे फोन पे ऐसे रखे हुए हैं, बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग यही करते हो, मुझे पता है, पता चल जाता है। ऐसे लेटे लेटे पढ़ते हो, नाक पे फोन गिरता रहता है, नींद आती रहती है, उसी में मैसेजेस आते रहते हैं, है ना। फिर उसी में रिप्लाई करना होता है, फिर उसी में लड़ाई हो जाता है, तो फिर उसको मनाने चले जाते हो। तो ये सब नहीं करना है। आराम से बैठ के व्हाट्सएप को बंद करके और जो भी तुम्हारे ऐप्स हैं उसको बंद करके, सामने फोन रख के, नोटबुक लेके, पानी लेके अच्छे से बैठ के पढ़ना है। ये नहीं कि सोते सोते पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, चलो। तो देखो, बात क्या है कि हम जब अर्थ के लैंड फॉर्म के निर्माण को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो दो शक्तियों की बात करेंगे। एक पृथ्वी के अंदर की शक्ति, जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कह रहे हैं, और एक पृथ्वी के बाहर की शक्ति, उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कह रहे हैं। यानी अंतःजनित बल जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, एंड बाह्य जनित बल जो बाहर से उसके ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर? हमारे लिथोस्फेयर के लेयर के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर। ओके। अब जब तुम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे हो, तो एंडोजेनिक फोर्स कौन है? ये हमारे, तो ये मेडिटेशन करता हुआ एक आदमी मैंने लगा दिया। पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं, किया करो, दिमाग शांत रहेगा, है ना। तो पृथ्वी के अंदर से कौन सी ऐसी शक्ति आ रही है, ये जरा सोचो। अगर तुम इस बात को सोचो और पुराने क्लासेस को याद करो, तो मैंने तुमको एक कन्वेक्शन में करंट के बारे में बताया, है ना। संवहनीय धाराओं के बारे में बताया था। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, उसमें कुछ मोशन होता रहता है, जिसके ऊपर ऊपर हमारे लैंडफॉर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अग्नेय रॉक्स के निर्माण के समय भी उसकी हमने बात की थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हम लोग कह रहे थे, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जब हम लोग बात कर रहे थे, तब भी हमने ये बात की थी। जब मैंने एस्थीनोस्फेयर बताया था, है ना, डायनेमिक मॉडल याद करो, जब मैंने एस्थीनोस्फेयर बताया था तब भी उसकी बात की थी। वो क्या है? अंदर का मैग्मा। और ये मैग्मा क्या है? ये मैग्मा एक तरल है जो कि मोशन में है। इस मोशन के कारण पृथ्वी के ऊपर जो निर्माण की प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस, अंतःजनित बल कहते हैं। तो उससे हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण होते हैं। अब अगर पूरे के पूरे तुम ज्योग्राफिक प्रक्रियाओं को, ज्योग्राफिक प्रोसेसेस को देखो, या फिर जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेसेस के जो पे, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? भू आकृति विज्ञान। तो इस भू आकृति क्या है? जमीन के ऊपर जो आकृतियां हैं, जो शेप्स हैं, वो शेप्स के निर्माण की जब तुम लोग बात कर रहे हो, तो दो फोर्सेस मैंने बताया, एक तुम्हारा है एंडोजेनिक, एक है एक्सोजेनिक। तो ये वाला जो क्लास है वो हम लोग ये वाले पार्ट को देख रहे हैं। थोड़ा ये वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। अब तुम लोग कहने लग जाओगे कि सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये बाद में देखेंगे अगले क्लास में। ओके, पहले इस पे फोकस करो। जब तुम एंडोजेनिक फोर्सेस की बातें कर रहे हो, तो ये दो प्रकार की हो सकती है। कैसे दो प्रकार की हो सकती हैं? एक ये कछुआ हो सकता है, एक ये खरगोश हो सकता है। यानी एक स्लो फोर्सेस हो सकती हैं, एक सडन फोर्सेस हो सकती हैं। तो जो स्लो फोर्सेस है, जो कछुआ वाली फोर्सेस है, उसको हम लोग कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है। कौन से फोर्सेस है स्लो वाली? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस।
इन डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को आगे हम दो भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। देखो, एपिरो शब्द जो है उसका मतलब होता है लैंड मास या फिर महाद्वीप। तो ये एपिरोजेनिक फोर्सेस क्या है? महाद्वीप जनित बल, यानी वो बल जिससे ये महाद्वीप बन रहे हैं, महाद्वीप के शेप्स का निर्माण हो रहा है, कैसे हैं। और इसमें किस तरह के मोशन हो सकते हैं? एपिरोजेनिक में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होते हैं। फिर से यहाँ पे रुक जाना है। जब मैंने ये बात कही तो इस पे अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। बस याद कर देना है कि जो महाद्वीप जनित बल होते हैं हमारे, एपिरोजेनिक फोर्सेस होते हैं, उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आता है। फिलहाल के लिए मान लो ये घोड़ा नहीं होता, ऐसे लगा देते हैं घोड़े का, तो वैसे चलता रहता है, तो वैसे बनना है। बनारस का सांड नहीं बनना है, इस गली में भी गए उस गली में भी गए, इसको पटका उसको पटका, ऐसे फालतू बातें हमने की, ये सब नहीं करना। ओके, तो जो बात कही गई कि एपिरोजेनिक में अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, अभी याद कर लेना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे आएगा, इसको अभी नहीं पूछना है बस। ओके, अब देखो ये डायस्ट्रोफिक का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ओरोजेनिक बल। ओरोजेनिक, ओरो का मतलब होता है पर्वत और जेनिक का मतलब होता है निर्माण करने वाले। तो पर्वतों के निर्माण करने वाले बल को हम लोग ओरोजेनिक बल कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, टेंशनल एंड कंप्रेशनल। टेंशनल क्या? एक दूसरे से दूर जाने वाले, खींचने वाले, ठीक है। जैसे ऐसे रस्सी को लो और ऐसे खींचो एक दूसरे से दूर, इस तरह का जो बल होगा ओरोजेनिक, उसको हम लोग कहते हैं टेंशनल। और कंप्रेशनल क्या है? कंप्रेशनल एक दूसरे की ओर बल जब लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशनल। तो ये वाला कौन सा है? कंप्रेशन। ये वाला कौन सा है? टेंशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा? एंडोजेनिक बल दो भाग में डिवाइड होते हैं, डायस्ट्रोफिक और सडन, अचानक और धीरे धीरे चलने वाले। जो धीरे धीरे चलने वाले होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। महाद्वीपीय बल या फिर महाद्वीप निर्माणकारी बल, और ओरोजेनिक बल यानी पर्वत निर्माणकारी बल। जो एपिरोजेनिक बल है वो आगे दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का उसका बल। और जो ओरोजेनिक है पर्वत जनित, उसके भी दो पार्ट होते हैं, टेंशनल एंड कंप्रेशनल, ठीक है, खिंचाव वाले बल और संपीड़न वाले बल, ठीक है, टेंशनल एंड कंप्रेशनल। दूसरा इसमें क्या आता है? सडन। सडन में दो होते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, जो अचानक से हो जाते हैं। ये भी किसके कारण हो रहे हैं? पृथ्वी के नीचे के बलों के कारण हो रहे हैं। अब अर्थक्वेक और वोल्केनो मैंने कहा, तो मैंने अभी क्या पढ़ा रहा हूं तुमको? स्थलाकृतियों का निर्माण। तो क्या इनके कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? ऑफ कोर्स होता है। जब भूकंप आते हैं तब भी स्थलाकृति बनते हैं, जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तब भी हमारे बनते हैं, है ना। तो ये वाला चार्ट को, इस पार्ट को अभी समझ लेना है। समझ लिए? देख लिए? एक मिनट के लिए जगह हो के सो गए स्टार्ट करते ही, ठीक है, दिख गया, समझ में आ गया, ये याद रखना है तुम्हें। अब चलो आगे चलो। मैंने फिर से कहा एंडोजेनिक फोर्सेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायस्ट्रोफिक, सडन। डायस्ट्रोफिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ, इसको एपिरोजेनिक ओरोजेनिक कहते हैं। एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट को फॉर्मेशन को बताता है, रेडियल फोर्स होता है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की मूवमेंट करवाता है। ओरोजेनिक को हम लोग माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीयूईटी में, विच फोर्स इज कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग फोर्स? इनमें से किस बल को पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं? ओरोजेनी, एपिरोजेनी, ऐसे करके डायस्ट्रोफिक, सडन कुछ कुछ दे दिया होगा, ठीक है। ओरोजेनी फोर्सेस क्या होता है? कंप्रेशन और टेंशन होता है। इतना समझ में आ गया? एकदम छोटी सी क्लास है आज, एकदम यूं समझ में आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है बच्चों को आज की क्लास, मतलब ये वाला टॉपिक एकदम घूमते रहते थे, क्या सब समझ में आ जाएगा। शांति सुनिए, आगे चलो। अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ कंप्रेशन की। सबको मैंने साइड किया, किसके मैंने शुरुआत किया? फोर्स ऑफ कंप्रेशन से। कब? ये जो दो भाई थे हमारे, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे जो हमारे अंदर का, ये मान लो कि ये भूपर पट्टी है। अब भूपर पट्टी क्या होती है ये बता चुका हूं 50 बार। इसके नीचे क्या है? मैग्मा चल रहा है। अब इसके कारण क्या होगा? इसके ऊपर बल लगेगा। मान लो कि एक मैग्मा का इधर से ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये इधर से बल लग रहा है, उधर से बल लग रहा है, एक दूसरे की तरफ बल लग रहा है। अब इसके कारण क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं? अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। और जब इस तरह का ये अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम लोग फोल्ड कहते हैं, वलय, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन है किसका? एपिरोजेनी में नहीं, किसमें? कंप्रेशन कहां पे देखा हमने? ओरोजेनी में देखा ना। तो ओरोजेनी में हमने क्या देखा? कंप्रेशन फोर्सेस
कंप्रेशन फोर्स जब भी लग रहा होगा पृथ्वी के ऊपर परपट्टी पे, तो क्या हो रहा होगा, हमारे वलयों का निर्माण हो रहा होगा, फोल्ड्स का निर्माण हो रहा होगा। आपने 50 बार नाम सुना होगा फोल्ड माउंटेन का, सुना है? जैसे हिमालय के बारे में जब भी आप पढ़ते होंगे तो लिखा होगा हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत श्रृंखला है ना। तो ये वलय कैसे बन रहा है? जब कंप्रेशनल फोर्स लग रहे हैं एंडोजेनिक बलों के कारण, तो हमारे फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगता है। इसके कारण क्या होता है? फोल्ड का निर्माण होता है, वलयों का निर्माण होता है। अब ये जो वलय हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के वलय हैं। रट लो, समझ लो, याद कर लो, एकदम अभी एकदम माथे पे बिठा लो, अभी के बाद कभी नहीं। आज एक बार देखना है, फिर तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्या कुछ करने की, ठीक है? देखो, सबसे पहला है तुम्हारे सिमेट्रिकल फोर्स, जिसको हिंदी में असममित वलन कहते हैं। पहले नाम जान लो, अभी मैं बताता हूं, सब इसके बारे में बताऊंगा। कौन सा? सिमेट्रिकल फोल्ड, जिसको हम लोग सम्मति वलन कहते हैं। दूसरा नाम याद रखना, असिमेट्रिकल फोल्ड, जिसको हम लोग असममित वलन कहते हैं। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमिट्री शब्द का अर्थ है एक जैसा, और असिमेट्री शब्द का अर्थ है एक जैसा नाम। ओके, अब जैसे ये कागज है ना, तो ये कागज को मान लो ऐसे दोनों तरफ से मैं बल लगाऊंगा तो ये ऊपर की ओर ऐसे मुड़ा मुड़ा, ये है वलन, ये है वलन, फोल्ड। फोर्स तो लगा, अभी नीचे की ओर भी जा सकते हैं, आपकी बात सही है, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे बल लगा, ये ऊपर की ओर ऐसे मुड़ गया, मुड़ा ना, ये वलन है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये जैसे अब मेरे पास ये बुक मार्क है, इसको ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब ऐसे ये मान लो ये वलन है, इस वलन को ऐसे मैं बीच से काटूं, ठीक है, इस तरह से बीच से काटूं, तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ फोल्ड कहते हैं, या फिर एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। किसको? ये ऐसे मुड़ा और इसको मैंने ऐसे बीच से ऐसे काटा, तो इसके में एक प्लेन बन गया। इसको ऐसे दो भाग में निर्माण हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों फोल्ड। तो उसको हमने क्या किया? प्लेन का। ओके, और ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे और ऐसे, इसको हमने लिम्ब कहा। नहीं समझ में आ तो फिर से देखिए यहां पे, एक ये हमारा क्या है? सरफेस, इसमें कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के कारण क्या होगा? ये इस तरह से मुड़ जाएगा। ओके, और इसको बीच से ऐसे मैंने काटा, तो ये जो प्लेन है जो इस पार्ट को और इस पार्ट को सेपरेट कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्सिस ऑफ प्लेन। ओके, दूसरी बात, इस वाले जो पार्ट है इसको, ये ऐसे जो है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं लिम्ब। लिम्ब कैसे? हमारे हाथों को लिम्ब कहते हैं ना, तो इसके जो एक पार्ट ये एक पार्ट है, इसको कहा लिम्ब, इसको कहा लिम्ब। तो ये एक लिम्ब हो गया, ये दूसरा लिम्ब हो। अब याद रखना, जब मैं लिम्ब बोलूं तो मैं क्या कहने की कोशिश करूं। तो सिमिट्री का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया था, एक जैसा, सिमिलर दिखना। तो मान लो कोई इस तरह का फोल्ड है, जिसको अगर मैं एक्सिस से देखूं, एक्सिस से डिवाइड करूं, तो इसके जो दोनों लिम्ब हैं वो एक जैसे एंगल पे हैं, एक जैसे मुड़े हुए हैं और एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सिमिट्रिकल फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से फोर्स लगा और ये हमारा कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, इसका जो दोनों लिम्ब है उसकी जो स्टीपनेस है वो बराबर नहीं है, उसका जो झुकाव है वो बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिक फोल्ड, असममित वलन। दो समझ में आया? देखिए यहाँ पे, ये देखो, एक ऐसे मैंने ये कहीं से चुराया है, चुराया नहीं है, क्रेडिट दे देंगे। तो ये यहाँ से देखो, इस तरह से ये फोल्ड हुआ। अब इसका ये एक्सियल सरफेस देखो, इसको काट रहा है। अब ये वाला जो लिम्ब है और ये वाला जो लिम्ब है, देखो एक जैसे लग रहे हैं, देखने में लग रहे हैं ना, इधर भी सेम लग रहा है झुकाव, इधर भी सेम झुकाव लग रहा है। स्लोपीनेस, स्लोप क्या होता है? ढलान, इधर भी सेम ढलान है, इधर भी सेम ढलान है। तो इस तरह का जब भी आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगी, इसको असिमेट्रिकल इसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। यह है सेम टू सेम। वहीं ये देखो, ये रियल एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, इसमें तो मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये वाला देखो ज्यादा स्टीप तुम्हें दिख रहा है, और ये वाला तो समझ में भी नहीं आ रहा है इसका स्टीपनेस कैसे है ना। तो जब भी तुम इस तरह से देखो कि तुम्हारा, जब तुम एक्सिस से डिवाइड किया, तो दोनों जो लिम्ब हैं, उसके दोनों जो भाग हैं वो बराबर के झुकाव पे नहीं हैं,
तो जब बराबर के झुकाव पे नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। दो फोल्ड समझ में आ गया। ये वाला डायग्राम देखो, ये देखो ये सिमेट्रिकल है, ये देखो असिमेट्रिकल है। इसमें ऐसे काटेंगे तो इसका ढलान देखो अलग है, इसका ढलान अलग है, ऐसे काटा इसका ढलान अलग है, इसका ढलान अलग है, लेकिन इसमें ऐसे काटा इसका ढलान और इसका ढलान सेम है। तो लिम्ब का जब स्लोप सेम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। जब ढलान सेम नहीं उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल। समझ में आ गया होगा एकदम, आ गया ना? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट नहीं है? जगे हुए हो कि सो गए? अब देखो अगला है मोनोक्लाइनल। कहां गया? अगला कौन सा है हमारा? मोनोक्लाइनल, जिसको हिंदी में हम लोग एक दिगंत कहते हैं। ठीक है, एक दिगंत कहते हैं। अब ये कैसा होता है देखो, मोनोक्लाइनल में क्या होगा, एक तो रेगुलर स्लोप की जगह बनेगा। जैसे कि पहले मैं सिमेट्रिकल एक बनाता हूं आपको समझाने के लिए। सिमेट्रिकल है, जब तुम मोनोक्लाइनल बना रहे होगे तब क्या होता है, एक तो तुम्हारे ऐसे नॉर्मल की तरह ही जाएगा एक लिंब, लेकिन दूसरा लिंब क्या होगा, अचानक से ऐसे हमारा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, एक साइड ऑफ लिंब तुम्हारा क्या हुआ, एक साइड ऑफ लिंब तो नॉर्मल है, लेकिन तो दूसरे साइड ऑफ लिंब है वो तुम्हारा अलग स्लोप हो गया उसका। ठीक है, तो इस तरह के जब बनेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लाइनल। When in a fold, one limb is normal, but other limb is very slopy. The slope is different from the first limb. एक अंग जो उसका है, एक भाग जो उसका है वो सामान्य रूप से बना होगा, लेकिन दूसरा भाग जो उसका है उसमें स्लोप जो उसका है, ढाल जो उसका है, वो अचानक से बदल जाएगा। तो इस तरह का जब फोल्ड तुमको बनेगा तो उसको हम कहते हैं मोनोक्लाइनल। यहाँ पे तो उसका फोटो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मोनोक्लाइन में क्या होता है, लिख लो, वन लिम्ब इज रेगुलर बट अदर लिम्ब इज वेरी स्टीप। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा नहीं अगला देखो, अगला कौन सा है, आइसोक्लाइनल। आइसोक्लाइन या फिर आइसोक्लाइनल, जिसको हम लोग कहते हैं समनत। ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो लिम्ब है ना वो ऐसे पैरेलल हो जाते हैं। ये जो बीच में बना रहा हूं वो एक्सिस है। ठीक है, ये सिमेट्री है। इसमें क्या होता है, ये जो ऐसे एक लिम्ब और ये दूसरा लिम्ब, ये वाला लिम्ब पार्ट और ये वाला पार्ट जो है लिम्ब का, ये समानांतर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं होते, इस बात को याद रखना। टू लिम्ब्स आर पैरेलल बट दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल। जैसे कि क्या बता रहे हैं हम लोग सीख रहे थे आइसोक्लाइनल। तो यहाँ पे आइसोक्लाइनल देखो, अगर मैं यहां से इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाला पार्ट लिम्ब का और ये वाला पार्ट क्या है, पैरेलल है। ये वाला पार्ट लिम्ब का, ये वाला पार्ट क्या है, पैरेलल है। तो व्हेन टू लिम्ब्स आर पैरेलल बट दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल, जमीन के बराबर में नहीं आ जाएगा, जमीन से ऐसे पैरेलल नहीं हो जाएगा। तो जब इस तरह का फोल्ड बनता है उसको हम लोग आइसोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। अगला है आपका रिकम्बेंट। रिकम्बेंट भी उसी तरह का है। देखो रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है, सॉरी, रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है कि दोनों जो लिम्ब है उसके वो पैरेलल होते हैं, साथ में हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो पैरेलल होगा, और ये अगर भूमि है तो इसके हॉरिजॉन्टल रहेगा। ओके, तो इस तरह की जब भी प्रक्रिया आपको देखने को मिली तो उसको हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए। अगला है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड क्या है, ओवरटर्न थोड़ा सा अजीब सा है। अब देखो हुआ क्या, बनना उसको ऐसे था, ठीक है, ऐसे क्या होता है कि ये जो इतना फोर्स लग जाता है कि इसके ऊपर ओवरराइड कर जाता है, इसके ऊपर मतलब थ्रस्ट करके आगे बढ़ जाता है, यानी दोनों लिम्ब एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल तो ये है ही, पैरेलल भी बन रहा है, लेकिन इतना फोर्स लग गया कि इसका जो एक लिम्ब है वो दूसरे लिम्ब के ऊपर से आगे तक बढ़ गया। यानी कि हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, ये ऐसे यहां तक चला गया लेकिन दूसरा लिम्ब यहां तक ऐसे ही, तो ये इसके ऊपर ओवरराइड कर गया।
ठीक है, थ्रस्ट कर गया। जब बहुत अधिक बल किसके ऊपर पड़ जाता है, हमारे हमारे रिकम्बेंट फोल्ड के ऊपर बहुत अधिक बल पड़ता है और वो आगे ओवरराइड कर जाए एक दूसरे को, तो उसको हम लोग ओवरटर्न्ड फोल्ड कहते हैं। ठीक है, समझे? ये 4-5 जो हमने बातें की। सिमेट्रिकल, दोनों लिंब बराबर। असिमेट्रिकल, एक लिंब दूसरे से बराबर नहीं होगा, सेम नहीं होते हैं। आइसोक्लाइनल, दोनों लिंब पैरेलल हो जाते हैं लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं, जमीन के समानांतर नहीं होते, वर्टिकल रहते हैं। अगर वो पैरेलल बन गया दोनों लिंब और वो जमीन के समानांतर हो गए तो वो क्या हो गया, रिकम्बेंट हो गया। और जब एक पार्ट ने दूसरे पार्ट के ऊपर ओवर थ्रस्ट कर दिया, ठीक है, पुश करके वो आगे बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरटर्न्ड कह रहे हैं। ओके, एक और क्या बताया था, मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल में क्या बताया था कि एक लिंब नॉर्मल होता है लेकिन दूसरा लिंब क्या होता है, स्टीप हो जाता है। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह के हम लोग चीज को कह रहे थे मोनोक्लाइनल। समझ गए? अब इसमें एक होता है नेपीज, या फिर इसको नेपी भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीवाखंड इसको कहा जाता है, ग्रीवाखंड। अब ये याद रखना कि ये जो हमारा मोनोक्लाइन है उसको एक दिगंतक कहते हैं, आइसोक्लाइन को हम लोग समनत कहते हैं, और ओवरटर्न को हम लोग प्रतिवलन कहते हैं। ओवरटर्न को क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। नेपीज क्या होता है, अब ओवरटर्न फोल्ड बन गया, उसके ऊपर और ज्यादा ऐसे बल लग रहा है और ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर बहुत सारे ऐसे लेयर्स में आगे तक बनते जा रहे हैं। तो इस तरह का जब भी आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग नेपीज फॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ओवरटर्न के ऊपर भी फोर्स लगा और वो उसके ऊपर आगे चढ़ते गए तो उस तरह से नेपी का निर्माण होता है। तो वो कैसा होगा, मान लो कि ये एक इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स एक के ऊपर एक आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपी फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सारे जो पार्ट हमारे, इसको क्या हो गया, ये हमारे होते हैं फोल्ड। ठीक है, समझे? फोल्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक और बात आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइन। और शेवरॉन क्या होता है, शेवरॉन कुछ नहीं, फोल्ड बना और इसके दोनों लिंब क्या हो गए, स्टीप ऐसे होते हैं और यहाँ पे कर्व पे जाके मिलते हैं। ये इस तरह का हमारे फोल्ड देखने को मिलते हैं, एकदम स्टीप होते हैं और ट्रायंगुलर शेप बना के हमारे बनते हैं, उसको हम लोग शेवरॉन फोल्ड कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में दोनों लिंब बराबर, असिमेट्रिकल में दोनों लिंब नहीं है बराबर, सेम सेम बट डिफरेंट। मोनोक्लाइनल में क्या होता है, एक लिंब नॉर्मल रहता है, एक दूसरा वाला लिंब उसका स्टीप हो जाता है। आइसोक्लाइनल में क्या होता है, अब देखो हिंदी टर्म बता दिया हूं लेकिन तुमको इंग्लिश टर्म भी पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम। देखो एनटीए जो है ना उसको हम हमेशा क्या कहता है, नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी। हो सकता है हिंदी शब्द लिखा हो आइसोक्लाइनल और हिंदी में भी आइसोक्लाइनल लिखते हो। ठीक है, ये भी होता है। तो आइसोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल में क्या हुआ, दोनों जो उसका लिंब है वो पैरेलल हो जाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते। रिकम्बेंट में क्या होता है, पैरेलल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। ओवरटर्न्ड में क्या होता है, रिकम्बेंट के ऊपर और ज्यादा बल लग जाएगा तो वो एक के ऊपर एक चले जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंब दूसरे के ऊपर चला जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा, उसको कहते हैं ओवरटर्न्ड फोल्ड। नेपीज क्या होती है, मल्टीपल ओवरटर्न्ड फोल्ड जब तुम्हें देखने को मिल जाए एक जगह पे तो उसको हमने क्या कहा, नेपीज कह दिया। और शेवरॉन क्या हुआ, जब एकदम स्टीप इस तरह से मिले, पिरामिड जैसे होता है उस तरह से जब मिले तो उसको हम लोग शेवरॉन फोल्ड कह दिया, है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? एकदम इसमें घबराना नहीं, बस अंदर का बल लग रहा है और कैसे वो मुड़ रहा है उसको। अब एक चीज देखो, ये रिकम्बेंट हो चाहे ओवरटर्न्ड हो चाहे आइसोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल तो चलो हम लोग नहीं मानेंगे, ये सारे क्या है, एक तरह से असिमेट्री को ही तो दिखा रहे हैं, है ना? अगर ये पैरेलल हो रहा है तो ये तो सिमेट्री फिर भी होगा, लेकिन रिकम्बेंट में अगर पैरेलल नहीं, ओवरटर्न में पैरेलल नहीं है तो क्या है, वो असिमेट्री को दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कोई एक फोल्ड असिमेट्रिकल और रिकम्बेंट हो, उसमें घबरा नहीं जाना है। ओके, चलो एक आता है हमारे पास एंटीक्लाइन और एक होता है हमारे पास सिंक्लाइन। देखो ये पिछले क्लास में हमने बात की थी कि एक ऐसी मैं बात बताऊंगा, जब फोल्ड लगा और मुड़ा तो ये जो पार्ट ऊपर की ओर पुश हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइन, अभिनति। ओके, और ये जो पार्ट नीचे की ओर, इसको हम लोग कहते हैं सिंक्लाइन, अपनति। ऊपर जो पार्ट मुड़ के गया वो एंटीक्लाइन है
उसको क्या कहा हमने, अभिनति कहा, और जो नीचे की ओर गया उसको हमने क्या कहा, सिंक्लाइन अपनति। ठीक है। अब एंटीक्लाइन में भी क्या हो, ये एंटीक्लाइन ऐसे बन रहा है, एंटीक्लाइन में भी क्या हो, मल्टीपल फोल्डिंग हो जाए, एंटीक्लाइन में ऐसे मल्टीपल फोल्डिंग हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइनोरियम। ओके, क्या कहा, एंटीक्लाइनोरियम। हिंदी में क्या कहते हैं, संपनति। और उसी तरह से अगर सिंक्लाइन में मल्टीपल ऐसे फोल्डिंग होके ऐसे बना हो तो इसको हम लोग कहते हैं सिंक्लाइनोरियम या फिर संभिनति। तो एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है, एंटीक्लाइन के ऊपर मल्टीपल फोल्ड, और सिंक्लाइनोरियम क्या होता है, सिंक्लाइन के ऊपर मल्टीपल एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन बन जाए तो फोल्ड्स बन जाए तो। ठीक है, ये दो शब्द भी याद रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन से बनने वाली जो चीजें हैं ये सारी क्या हैं, कंप्रेशनल फोर्स से बनने वाले ये सारे लैंडफॉर्म है। फोल्ड माउंटेन, क्या हुआ, फोल्डिंग हुई, एंडोजेनिक हुआ, ओरोजेनिक फोर्स हुआ। समझ रहे हो। अब हमने क्या कहा था, हमने किया वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, कंप्रेशन वाला। अब हम लोग फोर्स करेंगे टेंशनल फोर्स, एक दूसरे से दूर खींचने वाला फोर्स। तो जब तुम देखो एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे तो ये मुड़ जा रहा था, लेकिन अगर एक दूसरे की दूर खींचोगे, अगर मैं इसको ऐसे एक दूसरे से दूर खींचूंगा तो क्या होगा, टूट गया, ऐसे फट गया ना। वैसे ही हमारे ये धरती क्या होगा, ऐसे क्रैक हो जाएगा, एक दो जगह से क्रैक हो जाएगा। इस क्रैक होने से क्या होंगे, कुछ पार्ट नीचे जाएंगे, कुछ पार्ट ऊपर जाएंगे, कुछ पार्ट नीचे जाएंगे, कुछ पार्ट ऊपर जाएंगे। समझे। तो ये क्या कह रहे हैं, टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है, हमारा जो लैंड फॉर्म है या फिर जो हमारा स्ट्रेटा है उसके उसमें क्या होता है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें फ्रैक्चरिंग देखने को मिलता है। फ्रैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, फ्रैक्चर, हाथ टूटता है तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं ना। फ्रैक्चर का क्या मतलब हुआ कि हमारा कुछ चीज टूटा। ओके, तो टेंशनल फोर्स जब भी तुम्हारा लगेगा उसमें क्या होता है, कोई चीज हमारे टूटते हैं, और उसमें क्या होता है, कभी कभी एक पार्ट ऐसे ऊपर चला जाता है, एक पार्ट नीचे चला जाता है। ओके, अगर मान लो ये ऐसे है, ये टूट के ऐसे ऊपर फोर्स लग गया, कुछ हुआ, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, कुछ भी, ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं, जो नीचे गया हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग ग्रेबन कहते हैं। ऊपर जो पार्ट उठ गया, ब्लॉक उठ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स्ट कहते हैं। जो नीचे पार्ट चला गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। एक तो ये चीज याद रखो। दूसरी, ये वाला जो इमेज है ना वो बहुत ध्यान से देख लेना, ये देख लोगे और तो समझ जाओगे। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है कौन सा, टेंशन के कारण, तो ये जो क्रैक्स का निर्माण होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट, भ्रंश। ठीक है, जब टेंशनल फोर्स होता है तो किसका निर्माण हो रहा है, भ्रंश का निर्माण होता है, फॉल्ट का निर्माण होता है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में फोल्ड का निर्माण होता है, बलय का निर्माण होता है। कब, जब कंप्रेशन हो रहा होता है। अब इसमें देखो याद रखना क्या है, देखो इसमें एक पार्ट तो ये है जो ऐसे नीचे गया है, और एक पार्ट ये है जो ऊपर गया है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले देखो ये वाला जो पार्ट है जो वहीं रह गया उसको हम लोग कहते हैं फुटवॉल। ठीक है, फुट वॉल उसको। और ये जो दूसरा पार्ट है जो उसके ऊपर टिका हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग वॉल। ठीक, यानी ये वाला पार्ट कौन सा है, जिसके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, मान लो कैसे हम समझाया, यहीं से समझो, यहीं से समझाएंगे। मान लो कि ये ऐसे दो पार्ट था, ठीक है, इसमें ऐसे टेंशन हुआ, ये पार्ट इसके नीचे चला गया, अब ये इसके ऊपर टिका हुआ है। ऐसे मान लो कि ये ऐसे क्रैक नहीं हुआ, ये क्रैक कैसे हुआ, ये बीच से ऐसे क्रैक हुआ। तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये पार्ट नीचे गया है, नीचे गया हुआ पार्ट है। ओके, तो ये वाला पार्ट देखो इसके ऊपर बल लगा के टिका हुआ है ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटवॉल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग वॉल कहते हैं, लटकता हुआ दीवार। ठीक है, फुटवॉल एंड हैंगिंग वॉल, दो ये चीज याद रखना। अगला क्या है, अगला है तुम्हारा डिप एंड स्ट्राइक। ये तो पता नहीं भाई साहब कितनी बार इस पे क्वेश्चन पूछा। डिप एंड स्ट्राइक। ओके, डिप क्या है, डिप का डेफिनेशन लिखो पहले तो, ऐसे नोट पेन कॉपी लेकर डेफिनेशन लिखो। इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड
विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। रॉक बेड का, ये जो रॉक बेड है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये बनता है एंगल, उसको हम लोग कहते हैं डिप। ये जो है ये है डिप। ओके, दूसरा होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का लिखो, स्ट्राइक का लिखो। डिप को कहते हैं सममित और स्ट्राइक को कहते हैं नहीं। अच्छा, इसका हिंदी टर्म मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल डिप लिख लो। डिप क्या होता है? ये जो एंगल है, ये जो रॉक बेड है, ये क्या एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम लोग कहते हैं डिप। और ये किसी भी प्लेन के ऊपर, ये जो प्लेन है इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है, ये जो ढलान है ये है डिप। ढलान के ऊपर ऐसे लाइन खींचा, ये है डिप। और ये प्लेन के ऊपर जो हमने लाइन खींचा वो है स्ट्राइक। कुछ ऐसे दिमाग नहीं लगाना, एकदम बच्चों वाला खेल। ढलान, डिप। ढलान जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या है? स्ट्राइक। तो क्या हो गया हमारा? डिप एंड स्ट्राइक। ठीक है, फुटबॉल जिसके ऊपर टिका हुआ है, हैंगिंग बॉल जो टिका हुआ है। ठीक है, चलो। तो अब अगर तुम फॉल्ट की बात करो, भ्रंश की बात करो, तो भ्रंश हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं। फिलहाल के लिए 3 प्रकार हम लोग जानते हैं, आगे और भी आएंगे तो वो देखा जाएगा। पहला है हमारा नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है? फुटबॉल ऊपर की ओर जाता है और हैंगिंग बॉल नीचे की तरफ आता है। व्हेन इन अ फॉल्ट, जब फुटबॉल जो है ऊपर रह जाए या ऊपर की तरफ चला जाए और जो हैंगिंग बॉल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, नीचे रह जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। 1-2 स्लाइड यहां से मुझे लगता है गायब हो गए, कोई बात नहीं, सब करवा देंगे। नॉर्मल फॉल्ट क्या हुआ? फुटबॉल के ऊपर हैंगिंग बॉल नीचे, फुटबॉल ऊपर, नॉर्मल। रिवर्स में क्या होगा? ये है हमारा रिवर्स। रिवर्स में उल्टा हो जाएगा इसका। जो फुटबॉल है वो नीचे चला जाता है, जो हैंगिंग बॉल है वो ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाता है। ये देखो, ये हैंगिंग है, देखो ये इसके ऊपर टिका हुआ है ना। अब कहोगे सर हैंगिंग कैसे समझ में आएगा? देखो ये ऐसे है, ये वाला पार्ट ऐसे, ये इसके ऊपर ऐसे टिका हुआ है। तो टिका कौन सा है वो देखना है। जो टिका हुआ है वो क्या है? वो हमारा हैंगिंग है। और जिसके ऊपर टिका हुआ है वो क्या है? वो हमारा फुट है। ओके, ये फुटबॉल हो गया, ये हैंगिंग बॉल हो गया। जब हैंगिंग बॉल वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाए और फुटबॉल जो है वो हमारा नीचे आ जाए, तो जब हमारा वो फॉल्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। ओके, हैंगिंग बॉल मूव्स डाउन, नॉर्मल। ठीक है, हैंगिंग बॉल मूव्स अप, रिवर्स। ओके, अगला है स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप क्या है? कोई ऊपर नीचे नहीं जाता, बस एक ये टूटा, ये बीच से टूटा और पैरेलली आगे पीछे चले गए, पैरेलली ये आगे पीछे मूव हो गए। तो जब ये पैरेलल आगे पीछे मूव होंगे तो इस तरह के जब हमारे फॉल्ट बनेगा उसको कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ओके, अब आता है एक इसमें स्टेप फॉल्ट। जब एक ही साथ बहुत सारे फॉल्ट बन जाएं, ऐसे इस तरह से फॉल्ट बन जाएं, मल्टीपल प्रक्रिया हो और बहुत सारे ऐसे फॉल्ट बन जाएं, देखो एक फॉल्ट ये है, एक फॉल्ट ये है, एक फॉल्ट ये है ना। जब मल्टीपल फॉल्ट बन जाए एक ही जोन में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्टेप फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, फॉल्ट क्या होता है? टेंशन वाला फोर्स होता है। क्रैक आ जाते हैं इसमें, हमारे सरफेस के ऊपर क्रैक बनते हैं, फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होने के कारण क्या होता है? कुछ पार्ट ऊपर नीचे मूव हो जाते हैं। ऊपर जो पार्ट मूव होता है, या फिर ये कहो जिसके ऊपर टिके होते हैं उसको फुटबॉल कहते हैं, जो टिका होता है उसको हैंगिंग बॉल कहते हैं। ओके, जो ये एंगल बनाता है ढलान, उसको डिप कहते हैं। जिसके ऊपर एंगल ऐसे बनाता है उसको स्ट्राइक कहते हैं। फुटबॉल, अगर मान लो फुटबॉल नीचे रह जाए और हमारा हैंगिंग बॉल ऊपर चला जाए तो क्या होगा? रिवर्स फॉल्ट बनेगा। हैंगिंग बॉल हमारा नीचे आ जाए तो क्या बनेगा? हमारा हैंगिंग बॉल नीचे आ गया, देखो नॉर्मल फॉल्ट बनेगा। जब हैंगिंग बॉल और फुटबॉल पैरेलली मूव कर जाए उसको स्ट्राइक स्लिप कहेंगे। जब हमारे मल्टीपल सीढ़ी नुमा इस तरह से बहुत सारे फॉल्ट एक साथ बन जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग स्टेप फॉल्ट कहेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल आज का क्लास था जिसमें हमने 2 चीजें समझी। वैसे तो आज ही हम लोगों को ये भूकंप और ज्वालामुखी अर्थक्वेक और ये वोल्केनो करना था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि माथे पे हमारे प्रेशर बन जाए। एक ही क्लास में क्या हो गया, माथा क्रैश हो गया, फिर अगली क्लास हमने अटेंड ही नहीं की। तो ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्लो पेस के साथ चलेंगे। देखो अभी टाइम है अपने पास, तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे सर इतना एक वीक में 2 ही क्लास आ रहा है तो क्या हो जाएगा। मेरे को पता है ना मैं क्या करवा रहा हूँ, कैसे मैं खत्म करूंगा। जब मैंने उठाया ये जिम्मा तो मेरी जिम्मेवारी है। अब तुम भाग जाओ यहाँ से, वो ये तो स्लो चल रहा है, चलो कहीं चले जाते हैं, 50 अकेडमी है, किसी भी अकेडमी में पैसा दे देते हैं, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बट मेरा उद्देश्य क्या है कि तुम सीखो और क्वालिफाई हो एग्जाम, ये नहीं कि पैसा बर्बाद करो। ठीक है, मन करेगा तो बाद में मुझको पैसा दे देना जब सेलेक्ट हो जाओ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि तुमने जो आज पढ़ा वो तुम आज वीडियो देखो या कल देखो, तो बाद में जाए क्या करो, उसको रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ। मैंने नोट्स का लिंक दिया है, वो लिंक भेजो। ठीक है, स्टूडेंट्स ने मुझे नोट्स भेजे हैं, रिचा ने मुझे नोट्स भेजे हैं अपनी सारी क्लास के। कितनी अच्छी बात है, देखो कितने अच्छे से वो नोट्स बना रही है। वैसे तुम भी नोट्स भेजो, मुझे समझ में आया कि पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे एकदम तैयार हो जाएगा एक नोट्स। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ी कि एक बार ही पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा। सिलेबस खत्म करेंगे और फिर पूरा का पूरा दोबारा से रिवाइज करेंगे, सब करेंगे। तो थोड़ा स्लो स्लो आराम से, क्योंकि तुम लोगों का क्लास भी होगा, डिपार्टमेंट का क्लास होगा, ये होगा वो होगा, तो सबको मैनेज करना है ना। हम भी तो समझते हैं, तुम लोगों को भी बहुत टाइम नहीं होता, फिर कहोगे सर मिड टर्म आ गया तो क्लास नहीं कर पाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के थोड़ा स्लो, हमने अभी क्या कहा, हमने टेंशनल फोर्सेज और कंप्रेशनल फोर्सेज के कारण कौन से लैंड फॉर्म बने हैं, कैसे होता है वलन, कैसे होता है हमारा फॉल्ट भ्रंश, उसके बारे में पढ़ा। आज इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट में लिख दो। कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। ठीक है, अपने होमवर्क नीचे लिंक होगा, नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाते हो ना, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो नोट्स का, टेस्ट का सब कुछ रहता है। तो नोट्स टेस्ट का नोट्स में नोट्स भेज दो अपने बना के, स्कैन करके, तो मैं भी देखूंगी तुम लोग क्या पढ़ लिख रहे हो, कहीं मिस्टेक होगा तो समझाने की कोशिश करेंगे। जो डाउट है, अभी पिछला देखो, तुम लोगों को वो समझ में नहीं आया था, इंटीरियर क्या नहीं समझ में आया था, रॉक्स, हमने बताया दोबारा से, तो हम सब करेंगे। लेकिन आप भी थोड़ा उत्साह दिखाइए, थोड़ा कमेंट कीजिए, लोगों को और बताइए, है ना, आगे पहुंचाइए। जो आपके दोस्त हैं आपके कॉलेज में, उनको भी बताइए, साथ में चले जाओगे सब लोग जेएनयू, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयारी करो, चिल रहो, मजे करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ते रहो। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।